नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भक्तिमय माहौल में मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण मंदिर में बुधवार की रात्रि 12 बजे खुले मंदिर के पट। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जय घोष से गूंजे मंदिर। नदियों तालाब में किया गया प्रतिमाओं का विसर्जन। नगर पालिका के राजस्व अमले ने की अतिक्रमण कार्यवाही। मोती तालाब रोड से हटाया गया अतिक्रमण। फुटकर सब्जी विक्रेताओं पर की गई कार्यवाही। दुकानदारों ने कार्यवाही का विरोध कर जताया आक्रोश। आउटर रिंग रोड मामले में परिचर्चा का आयोजन। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का आयोजन। नगर के प्रबुद्धजनों ने रखे अपने अपने विचार। एकजुट होकर रिंग रोड को बनाने का रखा गया लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बुधवार और गुरुवार को पूरे जिले में भक्तिमय माहौल रहा। श्री कृष्ण मंदिर और घरों में अखंड पूरे दिन भर धार्मिक आयोजन चलते रहे। बुधवार की रात 12 बजे घरों एवं मंदिरों में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। श्री कृष्ण मंदिरों में भी पूजा अर्चना के लिए इस बार बहुत कम श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान उचित दूरी का पालन भी मंदिर में किया गया। नगर के एकमात्र गुजरी चौक स्थित कृष्ण मंदिर में बुधवार की शाम से ही भजन कीर्तन प्रारंभ कर दिया गया था, जिसके बाद रात 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान मंदिर के पुजारी के द्वारा मंदिर के पट खोले गए, जिसके पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल के उद्घोष के साथ मंदिर को गुंजायमान कर दिया। ज्ञात हो कि कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर नगर मुख्यालय स्थित भगवान श्री कृष्ण मंदिर व राम मंदिर की आकर्षक सजावट की गई थी। इस अवसर पर मंदिरों में भजन कीर्तन व विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हालांकि लॉकडाउन के कारण इस वर्ष स्कूलों व अन्य जगहों पर सामूहिक कार्यक्रम नहीं हुए, लेकिन हर घर गोकुल धाम बना। राधा कृष्ण बने नन्हे बच्चों ने सभी का मन मोहा। अभिभावकों का उल्लास देखते ही बनता था। जन्माष्टमी के मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने कृष्ण राधा सुदामा गोपियां की वेशभूषा में अपनी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। कृष्ण राधा के रूप में बच्चे काफी आकर्षक लग रहे थे। बाल कृष्णों ने आकर्षक रूप धारण कर लोगों को मोहित कर दिया। बाल श्री कृष्ण के रूप में बच्चों की भाव भंगिमा देखते ही बन रही थी। हर घर में बाल गोपाल के इंतजार में नजर आ रही थी। श्रद्धालुओं द्वारा घर घर लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। श्री कृष्ण के जय घोष व भजन कीर्तन कर रथ जगा किया गया। गौरतलब हो कि जन्माष्टमी पर्व को लेकर मंगलवार और बुधवार को बाजार में काफी चहल पहल रही। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा व पूजन सामग्री की दुकानें सजी रहीं। मूर्तिकारों के घर भी प्रतिमा लेने वालों की सुबह से ही आवाजाही रही। वहीं पूजन अर्चन के पश्चात 13 अगस्त की शाम श्रद्धालुओं ने हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल के उद्घोष के साथ अपने अपने घरों से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली और वैनगंगा के विभिन्न तटों सहित तालाब और विसर्जन कुंड में प्रतिमा का विसर्जन किया। 13 अगस्त को पुनः एक बार नगर पालिका के भारी भरकम राजस्व अमले ने नगर के आंबेडकर चौक से मोती गार्डन रोड के बीच गुमटे लगाकर व्यवसाय कर रहे सब्जी विक्रेताओं सहित अन्य दुकानों पर कार्रवाई करते हुए उनकी दुकानों को हटाने की कार्यवाही की। जानकारी के अनुसार नगर के आंबेडकर चौक से लेकर मोती तालाब रोड पर विगत कई माह से फुटकर सब्जी विक्रेताओं सहित अन्य फुटकर विक्रेताओं के द्वारा गुमटी लगाकर अपनी जीविका चलाई जा रही थी। लेकिन लगातार नगरपालिका के द्वारा इन दुकानदारों को नोटिस भी दिया जा रहा था कि आप लोग वहां से अपनी दुकानें हटा लें, लेकिन अन्य स्थानों पर जगह न होने के चलते यह फुटकर सब्जी विक्रेता इसी स्थान पर अपनी दुकानों का संचालन कर रही थी, जिसको लेकर गुरुवार को नगरपालिका सीएमओ के निर्देश पर नगरपालिका के राजस्व अमले ने झमाझम बारिश के बीच यहां पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दौरान नगरपालिका के राजस्व अमले और फुटकर दुकानदारों के बीच विवाद की स्थिति भी नजर आई, लेकिन नगरपालिका ने नोटिस का हवाला देकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। कार्यवाही को लेकर फुटकर व्यवसायियों ने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि हमें नगरपालिका के द्वारा गुजरी में जगह नहीं दी जाती, जिसके बाद कई माह से वह सभी यहां दुकान का संचालन कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं।
लेकिन नगरपालिका के द्वारा यहां कार्रवाई कर उन्हें हटाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगरपालिका के द्वारा नोटिस तो दिया गया था, लेकिन हमने भी नगरपालिका से अपने व्यवसाय के लिए एक निश्चित स्थान की मांग की थी, जो अब तक हमें नहीं बताई गई, जिसके चलते हम यहां अपनी दुकानों का संचालन कर रहे थे। लेकिन आज नगरपालिका के द्वारा यहां कार्रवाई कर हमें पुनः हटाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? आकाश भारद्वाज। काय का व्यवसाय करते हैं आप? भुट्टे का। अच्छा, अभी नगर पालिका द्वारा यहाँ अतिक्रमण के लिए आपको हटाने के लिए बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आप क्या नगर पालिका की कार्रवाई उचित है? ये ना जी, हम गरीब आदमी के लिए तो बहुत कमाने खाने वाले इंसान है ना। हम डेली में हमारा रोज़गार होता है, 200-250 रुपये कमाते हैं, बस वही है। और शाम को बंद करके चल जाते हैं हम तो। ठेला भी नहीं रहता हमारा। मतलब रोज ठेला लाते हो, रोज ले जा लेते रोज हो? ले जाते हैं, रोज लाते, रोज ले जाते हैं। अभी इन लोग हटाने बोल रहे हो, तो अब कहाँ लगाओगे आप दुकान? अभी अब देखते हैं क्या होता है, अभी बंद करें। बाइट। फुटकर सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि लॉकडाउन के चलते वैसे भी उनका व्यवसाय ना के बराबर ही चलता है, ऊपर से रोज नगरपालिका के द्वारा उन्हें टैक्स भी लिया जाता है और कार्यवाही कर हटा दिया जाता है। ऐसे में वह कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे? क्या कहेंगे इसमें? हमको जगह चाहिए, हम गरीब आदमी हैं सर। इससे पहले भी आप लोगों ने काफ़ी बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया प्रशासन को कि कहीं स्थायी जगह दी जाए। जी। क्या अभी तक उसमें कुछ विचार विमर्श किया गया? नहीं, कुछ नहीं है। बाकी वहाँ पे दिए थे तो वो वहाँ पे भी जो क्या नाम अपना इसके सामने वहाँ से भी उठवा दिए सर। कहाँ? क्या नाम है ये मोती गार्डन। पहले वहाँ बैठते, हाँ। यहाँ कब से बैठ रहे हैं आप लोग? यहाँ कम से कम मेरे को तो 2 साल हो गए सर। अब अभी तो आपके यहाँ से दुकान उठा दे रहे हैं, इसके बाद आप कहाँ लगाएंगे दुकान? मतलब देना चाहिए कहीं ना कहीं कम से कम। भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टवेझरी में एक नाले में एक 13 वर्षीय बालक डूब गया, जिसके बाद ग्रामवासियों ने मामले की जानकारी भरवेली थाने को दी, लेकिन देर शाम तक बच्चे के शव का पुलिस को पता नहीं लग पाया है। जानकारी के अनुसार 13 वर्षीय बालक कृष्ण कुमार नगपुरे अपनी माता के साथ खेत गया हुआ था, जो कि खेत से अपनी मां के साथ वापस लौट रहा था। इस दौरान ग्राम के एक नाले के ऊपर से बारिश का पानी तेज बहाव के साथ बह रहा था, जिससे निकलने के प्रयास के दौरान 13 वर्षीय बालक साइकिल सहित नाले में पानी के तेज बहाव के साथ बह गया, जबकि उसकी मां अपने बच्चे को पानी में बहता देखते ही रह गई। जब मामले की जानकारी ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने तत्काल ही मामले की जानकारी भरवेली पुलिस को दी, लेकिन तेज बहाव के चलते बच्चे की जानकारी देर शाम तक नहीं लग पाई। मामले में ग्रामीण ने बताया कि लगभग 2 बजे की घटना है। बच्चा साइकिल सहित नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाले में पानी बह रहा था, जिसके चलते वह बह गया। नाले में डूबने की जानकारी लगी, कैसे क्या मामला? सर वो अपने माँ को खेत में कुछ हुआ, बुलाने गया कि राशन में खिला के, तो उसकी माँ बोले आ रहे हैं, वो जल्दी आ गया साइकिल, तो साइकिल के साथ ही नाले में गिर गया। कहाँ रहता था बच्चा? वो टवेझरी में। कहाँ पर खेत है उनका? सर नाले के उस तरफ थे। अच्छा, कितने बजे की बात है? ये सर 2:10 की बात है, 2 बजे की बात है। तो बॉडी मिली कि नहीं अभी? क्या नहीं अभी तक नहीं मिला। कितनी उम्र होगी बच्चे की? 13 साल का क्या बच्चा पैदल आ रहा था, कैसे आ रहा साइकिल। क्या हुआ होगा? सर वो साइकिल से चलाते हुए आ रहा था, 2-3 बच्चे सामने थे। उन्हें देखे कि वो साइकिल थोड़ी नाले में थोड़ा पानी था घुटने से नीचे, तो वो बच्चा साथी के साथ साइकिल के साथ नहीं गए। अभी तक नहीं मिली। क्या नाम? प्रदेश में तत्कालीन सरकार द्वारा लागू किए गए ओबीसी को 27% आरक्षण को यथावत बनाए रखने सहित अन्य मांगे और चयनित शिक्षकों की दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को जल्द प्रारंभ कराने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा और चयनित शिक्षकों द्वारा प्रदेश सरकार के नाम प्रशासन को अंतिम चेतावनी ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद भी मांगों के निराकरण नहीं होने पर सितंबर में महाआंदोलन की बात कही गई है। गौरतलब हो कि प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, लेकिन माननीय हाईकोर्ट में गए ओबीसी आरक्षण वृद्धि के मामले में सरकार के चले जाने के बाद सत्ता में आई प्रदेश सरकार अब तक इस मामले में चुप्पी साधी है, जिसका सीधा असर ओबीसी आरक्षण कोटे से नौकरी की मंशा पाले युवाओं पर हो रहा है। दूसरी ओर सरकार ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की सुचारू चल रही दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को रोककर शिक्षक भर्ती की आस पाले चयनित शिक्षकों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे न केवल प्रदेश का ओबीसी वर्ग अपितु शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी स्वयं को ठगा और आहत महसूस कर रहे हैं।
जिसको लेकर आज ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी के नेतृत्व में ओबीसी महासभा से जुड़े युवाओं और शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने प्रदेश की सरकार के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण और चयनित अभ्यर्थियों की रोकी गई दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को जल्द प्रारंभ किए जाने की मांग की है। ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी ने कहा कि आगामी समय में तत्कालीन प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को प्रदेश में बढ़ाकर 27% किए जाने पर महत्वपूर्ण सुनवाई कोर्ट में होना है, जिस पर सरकार ओबीसी वर्ग को लेकर अपना पक्ष मजबूती से रखे और शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से प्रारंभ करवाए। का ध्यान ओबीसी महासभा के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर ध्यान आकर्षित करवाया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार कोरोना का बहाना बताकर मध्य प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों के साथ में भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है। जैसा कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती हुई थी, जिसमें सभी अभ्यर्थियों का चयन भी हो गया। उसके बाद में 2 दिन के बाद में उनकी सत्यापन प्रक्रिया को रोक लगा दी। ऐसे लगभग मध्य प्रदेश में 30,000 बच्चे जिनका चयन होने के बावजूद वो आज नौकरी के लिए तरस रहे। दूसरी बात, जो हमारा हाई कोर्ट में जो 27% का मामला लंबित है, उस मामले में भी हम मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करवा रहे कि उस हाई कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखे और जो पूर्व की कांग्रेस की सरकार द्वारा 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को दिया गया था वो यथावत रखे। तीसरी जो हमारी मांग थी कि मध्य प्रदेश में विगत 3 वर्षों से किसी भी युवाओं के लिए किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं निकाली गई है, तो तुरंत ऐसी भर्ती निकाला जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार कोरोना महामारी की आड़ लेकर प्रदेश के हजारों हजार बेरोजगारों के भविष्य के साथ खेलने का काम कर रही है। प्रदेश में भाजपा सरकार और जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रम में कहीं भी कोरोना से बचाव को लेकर कोई सावधानी दिखाई नहीं देती, जबकि सरकार दूसरी ओर कोरोना का बहाना कर चयनित शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन को रोक रखी है, जिससे चयनित अभ्यर्थी स्वयं को मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश शासन को चेताते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर प्रदेश सरकार ने विचार नहीं किया तो आगामी सितंबर माह में एक व्यापक महा आंदोलन किया जाएगा। जिले में धीरे धीरे पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण के चलते पुनः जिले में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में वृद्धि हुई है। 12 अगस्त को देर रात प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिले में 6 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें बूढ़ी ITI के पीछे स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि कोरोना से जंग जीत चुके 14 लोगों को कोविड अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 अगस्त को देर रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 6 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी 6 मरीजों को उपचार के लिए ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से एक मरीज लालबर्रा तहसील के ग्राम घोटी का है, जो 7 अगस्त को चित्रदुर्ग कर्नाटक से वापस आया है। दूसरा मरीज लालबर्रा शांतिनगर का निवासी है, जो श्रीनगर से 7 अगस्त को वापस आया है। तीसरा मरीज लांजी का है, जो 7 अगस्त को नागपुर से वापस आया है। चौथा मरीज एक महिला है, जो 7 अगस्त को नागपुर से आई है। 5वां मरीज लांजी तहसील के ग्राम टेडवा का है, जो 10 अगस्त को नागपुर से वापस आया है। और 6वां मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम सारद सिवनी का है, जो 4 अगस्त को नागपुर से वापस आने के बाद गोंगले के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना पॉजिटिव 9 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 12 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 13 अगस्त को ICMR लैब जबलपुर से 240 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो सभी कोरोना निगेटिव है। 85 सैंपल की रिपोर्ट अभी शेष है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना पॉजिटिव 5 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 13 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 182 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 149 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 33 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। पत्नी से अलग रह रहे पति ने पत्नी के साथ 3 सालों से रह रहे भरवेली थाना अंतर्गत आंवलाझरी कटिंग टोला निवासी युवक 25 वर्षीय अशोक बागमारी की बीते 11 अगस्त को रात चाकू से सीने और कमर में वार कर हत्या कर दी। मामले में भरवेली पुलिस ने हत्या के बाद फरार आरोपी सिवनी कैंप मंगल झोपड़ा निवासी सुनील टेकाम को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी सुनील टेकाम से उसकी पत्नी विगत 3 सालों से अलग रहती है। पत्नी से अलग होने के बाद सुनील टेकाम भरवेली में ही एक चिकन शॉप में काम करता है।
और वहीं रहता था, जबकि पत्नी सिवनी कैंप मंगल झोपड़ा में 2 बच्चों के साथ रहती थी, जिनके साथ आंवलाझरी कटिंग टोला निवासी अशोक बागमारी भी रहता था। 11 अगस्त की सुबह 9 बजे सुनील टेकाम की पत्नी छोटी बाई और अशोक बागमारी के बीच मामूली विवाद हो गया, जिसके बाद अशोक अपने घर आंवलाझरी कटिंग टोला चला गया था। जिसके बाद छोटी बाई अशोक को लाने अपनी भांजी के साथ उसके घर कटिंग टोला गई थी, जहां से रात लगभग 10 बजे छोटी बाई अपनी भांजी और अशोक के साथ घर लौटी। जैसे ही वह तीनों घर पहुंचे, उन्हें घर में अशोक टेकाम दिखाई दिया। पत्नी के साथ अशोक को देखकर आग बबूला हुए सुनील टेकाम ने अशोक को बोला, तू यहाँ क्यों आया है? और अशोक को मारने सुनील चाकू लेकर दौड़ा। जब तक अशोक अपनी जान बचाने भागता, तब तक सुनील टेकाम ने उसके सीने और कमर में चाकू से हमला कर दिया। चाकू के हमले से घायल अशोक खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा, जिसे मरा समझकर आरोपी सुनील टेकाम वहां से फरार हो गया। बताया जाता है कि पति सुनील टेकाम द्वारा अशोक पर चाकू से हमला किए जाने के दौरान महिला छोटी बाई ने बीच बचाव का प्रयास किया, जिससे उसकी आंख के पास भी चोट लगी है। पुलिस की माने तो आरोपी सिवनी कैंप मंगल झोपड़ा निवासी 38 वर्षीय सुनील टेकाम अशोक से पत्नी के साथ रहने से रंजिश रखता था और उससे वह बदला लेना चाहता था। इसी बदले की भावना के चलते उसने गत 11 अगस्त की रात पत्नी के साथ घर लौटे अशोक पर चाकू से कातिलाना हमला कर दिया, जिससे अशोक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस मामले में भरवेली पुलिस ने आरोपी सुनील टेकाम के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 11/8/2020 को रात्रि में फरियादिया छोटी बाई पति सुनील टेकाम निवासी मंगल झोपड़ा की थाने पर उपस्थित आकर रिपोर्ट की है कि मैं अपने पति सुनील टेकाम से 3 साल से अलग रह रही हूँ और मैं अशोक बागमारे के साथ में अपने घर में बच्चों सहित रह रही हूँ। 11/8/2020 की रात्रि में उसका पति सुनील टेकाम ने महिला के घर पे आके अशोक बागमारे कुछ चाकुओं से हमला किया था, जिसकी मौके पर ही अशोक बागमारे की हत्या हुई थी। फरियादिया की रिपोर्ट पर आरोपी सुनील टेकाम के विरुद्ध धारा 302 भादवी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी की तलाश की गई। कल शाम को आरोपी सुनील टेकाम पिता रामलाल टेकाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। आरोपी को आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, आरोपी की जो नगर में विगत कई दिनों से रिंग रोड और बाईपास जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए बालाघाट नगर के व्यवसायियों सहित अन्य संगठनों ने मुहिम छेड़ रखी है, जिसको लेकर संगोष्ठियों के माध्यम से प्रबुद्धजनों के विचारों को लेकर उनके विचारों को जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द बालाघाट नगर में रिंग रोड और बाईपास मार्ग बन सके। 13 अगस्त को भी नगर के नूतन कला निकेतन में बालाघाट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें नगर के प्रबुद्धजनों ने पहुंचकर अपने अपने विचार रखे। देखा जाए तो बालाघाट नगर में बाईपास मार्ग और रिंग रोड काफ़ी पुरानी समस्या है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की अनदेखी और अन्य अड़चनों के चलते आज तक नगरवासियों के लिए बाईपास और रिंग रोड का सपना अधूरा ही है। हालांकि मामले में सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा बार बार इस मांग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते रहे हैं और उन्होंने जनता को भी विश्वास दिलाया है कि बालाघाट नगर में जल्द ही बाईपास और रिंग रोड बनाया जाएगा। लेकिन बाईपास और रिंग रोड बनाने के लिए कोई समय निर्धारित न होने के कारण अब धीरे धीरे यह समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। बीते कुछ माह या वर्ष की बात करें तो बाईपास न होने के चलते नगर में अनेकों ऐसी सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई, जिससे न केवल कोई अपने परिवार से बिछड़ गया, बल्कि होने वाली दुर्घटनाओं के चलते ट्रांसपोर्ट व्यवसाय और व्यापारियों पर भी सीधा इसका असर देखने को मिला, जिसको लेकर अब पुनः बालाघाट नगर में रिंग रोड और बाईपास का मामला प्रमुख मुद्दा बनकर उठाया जा रहा है, जिसको लेकर गुरुवार को नगर के नूतन कला निकेतन में बालाघाट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया,
जिसमें नगर के प्रबुद्धजनों से खुली परिचर्चा में शामिल होकर अपने अपने विचार रखने की भी अपील की गई थी, जिसके तहत गुरुवार की शाम लगभग 4 बजे आउटर रिंग रोड की मांग को लेकर खुली परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अभय सेठिया, पूर्व भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी, जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, डेंजर रोड बचाव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बीएम शरणागत, सचिव अभय कोचर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी महेंद्र सुराना, यूनुस खान, आनंद कोछड़, महेश खजांची सहित अन्य नागरिकजन मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि आज हमने डेंजर रोड के वृक्षों को बचाने में सफलता अर्जित की है, जिसको लेकर परिचर्चा का आयोजन कर नागरिकों के विचार लिए गए हैं, जिसमें सबने अपने अपने विचार रखकर वृक्षों को बचाने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि अब इस संघर्ष को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एक बात पर वो समाप्त हुई कि हमें नो एंट्री से निजात यदि मिल जाती तो हम उसी में पर्याप्त होगा, और वो निजात अब किसी के प्रयत्नों से भी हो, हम सबका प्रयत्न था और वो निजात उनको मिली। और अभी सुराणा जी बोल रहे थे कि वो यहाँ नहीं आए, तो मैं उनको बता दूं कि उनकी अंतिम मांग भी एक ही थी और उनकी बात पूरी हो गई। तो शायद अब उनको इस चीज से मुझे नहीं लग रहा कि कोई अब, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि तात्कालिक लाभ के लिए उनका संघर्ष उतना ही नहीं था। लोग चलते अपने साथ में, हर एक मंजिल तक चलेगा, ये संभव भी नहीं है और अपेक्षा भी नहीं है। हमें किसी प्रकार का दर्द नहीं है, क्योंकि यहां पर जितने लोग बैठे संघर्ष के वो मुखर रूप देने के लिए पर्याप्त है, और यही लोग थे। उस दिन भी यही लोग थे, इन्होंने ही बोला था, इन्होंने समर्थन किया था, संघर्ष को आगे भी बढ़ा दिया। इसलिए इस पर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन करने की आवश्यकता है। थोड़ा बहुत मौसम का भी मिजाज आज थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, वो भी एक कारण हो सकता है कि कुछ लोग जो आना भी चाहते थे वो ना आ पाए। ठीक है। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि बालाघाट नगर में रिंग रोड के अलावा अब ओवरब्रिज, ड्रेनेज सिस्टम सहित अन्य चीजों की महती आवश्यकता है, जिसको लेकर भी प्रयास किए जाने चाहिए। हमारा ब्रॉडगेज का वो सपना पूरा हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति का यह अभाव रहा है, उनकी सोच का अभाव रहा है, इतना समय इन परियोजनाओं में जो लग रहा है। अब हम भी बैठने वाले हैं नहीं, आपके साथ हर वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर साथ है। और मेरा एक सुझाव और है कि इसको सिर्फ रिंग रोड और डेंजर रोड पे लाके खत्म न किया जाए। इसको बालाघाट की और भी जो मूलभूत आवश्यकता है, चाहे वो ओवर ब्रिज की मांग है हमारी, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम की मांग है हमारी, जो बिल्कुल बहुत जरूरी है बालाघाट शहर के लिए। इन चीजों को भी हमारी ये जो हमारी बना है, जो हमारी टीम बनी, जो वह इन चीजों के ऊपर भी ध्यान दे और इनको भी हमारी मांगों में शामिल किया जाए, ताकि बहुत पुरजोर तरीके से हम जो बालाघाट के जो नागरिक हैं, कई दशकों से जो दर्द झेल रहे हैं बालाघाट जिले के विकास को लेकर, उसको हम उनके सपने को पूरा कर सके इस संगठन के माध्यम से। डेंजर रोड बचाव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बीएम शरणागत ने कहा कि आज रिंग रोड को मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता है, जिसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड की आज नगरवासियों को आवश्यकता है, जिसके लिए कुछ सार्थक परिणाम भी सामने आए हैं। एक से बढ़ हम उधर न जाए कि हम फ्लाईओवर तक चले जाए, डाइवर्ट तक बनेगा, डाइवर्ट भी बनेगा, फ्लाईओवर भी हम बनाएंगे, बिल्कुल बनाना चाहिए। पर आज एक ही मुद्दा होगा आउटर, और उसके ऊपर हमें चिंतन नहीं करना चाहिए और कुछ सार्थक परिणाम आए हैं उन चीजों को गौरीभाव को बताएंगे, क्योंकि उन्होंने डेंजर रोड जब खतरे में था तो उन्होंने हमारे साथ आवाज मिलाकर उसको बचाया। जब वो मैदान आया ट्रांसपोर्ट वालों का, हमको मालूम था ट्रांसपोर्ट वालों के पास दिमाग कितना होता है। उनकी एक ही प्रॉब्लम थी, इंडो एंट्री खत्म करा दी शाम को। उनने ये नहीं सोचा कि कहाँ का मतलब हो, तो कोई हमारी भी नहीं जाए। सही बात है, उनकी बात भी सही। तो आज का उनका रिप्रेजेंटेशन आनंद ने दे दिया, अच्छा लगा। अगर नहीं आता तो मैं
पूरन घाटे से बोलता आपने अपना काम करा लिया यार, और विकास की बात करते हैं। पर चलो आज आपने कहेंगे। सबसे बड़ी चीज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को, जिस प्रकार से उन्होंने मास्क एक्शन प्लान बनाया है, बहुत धन्यवाद। कई लोगों को मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। हम ही लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि जितने भाव पड़े थे कि एक राष्ट्रीय मार्ग सीने से होते हुए बालाघाट बूंदे क्रॉस करेगा, एक राष्ट्रीय मार्ग मंडला जाएगा, एक राष्ट्रीय मार्ग कुमारी जाएगा। हमें कंफ्यूज हो गया कहाँ से कर रहे हैं। और प्लान देखने के बाद लग रहा है कि उसके बाद में चर्चा लेके हम कलेक्टर को बोल सकते हैं ये चीज है ना, क्योंकि वो भी नहीं रह रहे, वो भी पूछते हैं भाई एडिशनल कलेक्टर मार्ग में बताओ क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जैसे कि बाद में फिर वो अपने फायदे को फिट करके फिर सामने उनके सामने बोलने वाला होना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ जब उनके सामने अपने क्वेश्चन बोलता है तो चुपचाप हो जाते हैं। डेंजर रोड बचाव समिति के सचिव अभय कोचर ने कहा कि आज के वर्तमान परिवेश में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन बस लोगों को जागने की आवश्यकता है। हमने डेंजर रोड में यह करके दिखाया है, अब रिंग रोड के लिए हम तत्पर हैं। जो अपने आप में अगर बैयर रोड की बात करें और कटंगी के रिंग रोड की बात करें तो मैं समझता हूँ कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे जिले में भी ये कार्य हुआ जा सकता है, किया जा सकता है और बहुत ही कम समय में किया जा सकता है। बस यही है कि लोगों को जागना होगा और अपनी मांग के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम जिस दिन जाग गए और खड़े हो गए तो मैं नहीं समझता कि रिकॉर्ड समय में हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। निश्चित तौर पर कर पाएंगे। और जैसा कि आज हम सब एकत्रित हुए हैं तो जिस तरह से हमने डेंजर रोड को बचाया और उसके लिए अभी भी संघर्षरत है, हम बहुत कम समय में राजनीतिज्ञों को साथ करके मैं समझता हूं कि इस रिंग रोड का निर्माण करने में सक्षम होंगे। दूसरी बात जब आती है, कई लोग ऐसा बोलते हैं या समझ रहे हैं कि हम डेंजर रोड का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बालाघाट के विकास के खिलाफ हैं। ऐसा 1% भी नहीं है। जब रेलवे ने कई लाखों पेड़ काटे तो मैं समझता हूँ बालाघाट के किसी व्यक्ति ने कोई आवाज नहीं उठाई। उसका कारण ये नहीं था कि यहाँ प्रकृति प्रेमी नहीं थे, लेकिन हम मान रहे थे कि वो हमारी जरूरत है। रेलवे का रूट नहीं बदला जा सकता और रेलवे को उसी रूट से गुजरना है, क्योंकि बालाघाट से जबलपुर की दूरी जो है वो सबसे कम उसी मार्ग से तय होती है। तो किसी भी व्यक्ति ने बालाघाट में आकर के विरोध नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ के पर्यावरण प्रेमी सो गए थे या हम लोग विकास के साथ नहीं थे। जो जरूरत थी उसके साथ हम हमेशा खड़े हैं। लेकिन जो डेंजर रोड का मसला है, इसमें बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अभय सेठिया ने कहा कि आज रिंग रोड के लिए जागरूकता लाना आवश्यक है, क्योंकि विगत 15 से 20 सालों से यह मांग चली आ रही है। अगर अब भी यह मांग पूरी नहीं होती है तो हम 15-20 साल और भी पीछे चले जाएंगे। परंतु आज ये विचार गोष्ठी के माध्यम से सकारात्मक बात जाए और हमारे जनप्रतिनिधि जागरूक हो जाए। पहले समय में चाहे कांग्रेस का राज रहा हो, चाहे अभी भाजपा का राज रहा हो, हमारे जनप्रतिनिधियों को जगाने की जरूरत होती है। तो वो छोटे छोटे कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि मालूम नहीं पड़ता कि 5 साल कैसे निकल गए, 15 साल कैसे निकल गए, 25 साल कैसे निकल गए। आज पुनः आप सभी लोगों ने बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के निवेदन पर यहाँ आकर लगभग 3:30 बजे से हम चालू किए हमने और अभी 6:30 बजे आ रहे हैं। 3 घंटे की विचार गोष्ठी। शायद भीड़ होती तो भीड़ में कई लोग गायब हो जाते अभी तक, परंतु यहाँ के जितने लोग हमने बुलाते लगभग पूरे लोग यहाँ पे पूरी उपस्थित रही। सभी ने अपने अपने विचार रखे। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूंगा कि कम से कम ऐसा कुछ हो कि एक व्यक्ति का नाम नहीं कभी सुझाया पाए या 2-4-5 लोग मिलके कुछ एक व्यक्ति को लें और उस व्यक्ति का ऐसा प्रभाव क्षेत्र भी हो कि वे राजनीतिक क्षेत्र से में रहते हुए भी मध्य प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से और इसमें 100-150 करोड़ रुपए जो लगने वाले हैं उसकी व्यवस्था, क्योंकि प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद भी धन की स्वीकृति जब मिलती है तो ही काम हो सकता है। और मैं समझता हूँ यहाँ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस बात को पूरा करेंगे। और जो हमने अभी बाईपास की व्यवस्था बनाई है, उस बाईपास की व्यवस्था बनते हुए भी मैं कुछ बातें खुलासे करना चाहता हूँ कि अली हम जब बैठे थे
व्यापारी महेंद्र सुनाना ने कहा कि जब तक कोई बच्चा रोता नहीं है तब तक मां बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक प्रशासन कहां से जागेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसके अध्यक्ष भाई अभय सेठिया, जिन्होंने हिम्मत करके रिंग रोड के मुद्दे को लेकर के ये बैठक आज यहाँ आयोजित की है। और चूंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सारे व्यापारीगण जुड़े हैं और ये समय व्यापार का है, इसलिए मैं समझता हूँ मौसम भी खराब है, हमारी आज उपस्थिति यहाँ कम है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे जिस आंदोलन को लेकर के आज यहाँ बैठे हैं वो कमजोर है, ऐसा नहीं है। आज यहाँ हमारे शहर के प्रमुख चिंतनशील लोग, विचारशील लोग यहाँ आज मौजूद हैं, अलग अलग क्षेत्र में अपना अनुभव रखते हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी आनंद कोछड़ ने कहा कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए बड़े बड़े समझौते करना यह कमजोर लोगों की निशानी है। जो हमारा लक्ष्य है उस पर प्रयास करना है, जिसके लिए हमें एकजुट होना होगा। लोगों में बहुत धन, जितने लोग हैं सब धनदार लोग हैं, और कोई भी काम हम जब शुरू करते हैं तो शुरुआत एक कदम से ही होती है। भले मीलों का सफर हो, लाखों मीलों का सफर हो, शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। और आप लोगों ने तो एक बहुत बड़ा कदम अभी सफलता के साथ पाया है। मैं आप लोगों के उस समय में कहीं बाहर होने की वजह से मैं उसमें आप लोगों के साथ शामिल नहीं हो पाया था। वैसे पेशे से मैं भी ट्रांसपोर्टर हूँ, नो एंट्री से मुझे भी बहुत समस्या थी, और मेरा ऐसा मानना है कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए बड़े बड़े समझौते करना ये कमजोर लोगों की निशानी है। हम लोगों को जो हमारा लक्ष्य है, हमारे लक्ष्य पे यदि हम निगाह रखकर, यदि इतने सारे लोग मिलकर, मैं तो इतने सारे लोग कहूँगा, इतने सारे लोग मिलकर अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे तो कोई लक्ष्य मैं ऐसा नहीं समझता कि हम लोग आ ना सके या उस लक्ष्य तक हम लोग पहुंच ना सके। बहुत सारे बिंदु हैं हम लोग, क्योंकि इसमें से कई लोग राजनीतिक क्षेत्र से हैं, कोई धार्मिक क्षेत्र से है, कोई सामाजिक क्षेत्र से है। हम सबके अपने अपने क्षेत्रों में सबके पास कार्य करने का अपना अपना अनुभव है, और हर क्षेत्र की अपनी अपनी सीमा है। परंपरा अनुसार इस वर्ष भी नगर एवं क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सादगीपूर्ण मनाया गया। मंदिरों में पुजारियों की उपस्थिति में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। वहीं घरों में परिवार के नन्हे बालकों को राधा कृष्ण बनाकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाकर परंपरा का निर्वहन किया गया। नगर के ऐतिहासिक बड़ा श्री राम मंदिर में पुजारी द्वारा भगवान की प्रतिमाओं की भव्य साज सज्जा की गई। वहीं श्रद्धालुओं द्वारा दोपहर से भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो भगवान श्री कृष्ण की अर्धरात्रि में जन्म तक चला। इस मौके पर सर्वप्रथम पुजारियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजन पाठ किया गया। उसके बाद रात्रि ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। उसके बाद प्रसादी का वितरण श्रद्धालुओं के बीच किया गया। इसी तरह नगर के एवं क्षेत्र में नागरिकों द्वारा आस्थापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित कर घरों में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। वहीं अनेक घरों में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। उसके बाद देर रात्रि तक घरों में भजन कीर्तन का दौर चलता रहा। इसी प्रकार नगर के जैन मोहल्ला स्थित श्री कृष्ण मंदिर, भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं को राधा कृष्ण का स्वरूप देकर इस कार्यक्रम में उत्साह भर दिया। दूसरे दिन श्रद्धालुओं द्वारा हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के उद्घोष के साथ अपने अपने घरों से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद अपने अपने गांवों के तालाबों व नदियों में प्रतिमा का विसर्जन किया गया। वहीं नगर में श्रद्धालुओं द्वारा चंदन नदी के तट एवं बड़ी नहर में प्रतिमा का पूजन अर्चन कर विसर्जित किया गया। इस वर्ष क्षेत्र में 2 दिनों तक लगातार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भक्तिमय माहौल में मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण मंदिर में बुधवार की रात्रि 12 बजे खुले मंदिर के पट। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय घोष से गूंजे मंदिर। नदियों तालाब में किया गया प्रतिमाओं का विसर्जन। नगर पालिका के राजस्व अमले ने की अतिक्रमण कार्यवाही। मोती तालाब रोड से हटाया गया अतिक्रमण। फुटकर सब्जी विक्रेताओं पर की गई कार्यवाही। दुकानदारों ने कार्यवाही का विरोध कर जताया आक्रोश।
आउटर रिंग रोड मामले में परिचर्चा का आयोजन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का आयोजन। नगर के प्रबुद्धजनों ने रखे अपने अपने विचार, एकजुट होकर रिंग रोड को बनाने का रखा गया लक्ष्य। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।